गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 है ये। और अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपके पास हो गया है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज एंड हाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। 3 लेक्चर हो चुके हैं और 3 लेक्चर में हमने यही चीज़ें डिस्कस करी है। ठीक है, अगर आपने वे लेक्चर देख लिए हैं तभी आगे बढ़ना, वरना पहले उनको आप क्लियर करके आएँ फिर आगे चलेंगे। ओके, आज जो ये 4th लेक्चर होगा इसमें हम एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इससे हमको ये पता चलेगा कि एक वायर के अंदर ऐसा जो क्या होता है कि जो करंट को फ्लो में हेल्प देता है। ठीक है, हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि करंट कैसे बनता है, चार्जेस का फ्लो होना चाहिए किसी एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो कैसे कराया जाए उसके लिए हम आज एक ये नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे। बोर्ड के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्योंकि ये लेक्चर मैं रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ और इसमें दिक्कत ये है कि रात के टाइम पे अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो मेरे को दूसरी वाली लाइट भी यूज़ करनी पड़ रही है जिसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन आई थिंक इस पॉइंट पे आ रहा होगा, जिसको मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर कोई कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आज वैसे ज़्यादा लिखने का कुछ काम ज़्यादा होगा भी नहीं इतना, तो डोंट वरी अबाउट दिस रिफ्लेक्शन। ओके, वैसे रिफ्लेक्शन क्या है ये भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा पढ़ चुके हैं आप वैसे, पर हम भी करेंगे उसको दोबारा से कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज का लेक्चर जो है हमारा इसी पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जिक्र कहाँ से आया, इस चीज़ पे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट गए, मार्केट से एक वायर लेके आए। जब आप उस वायर को छूते हो तो कोई करंट नहीं लगता। जो बाहर पोल से वायर गए होते हैं उनको छू लो तो आपको शॉक लग जाता है। ठीक है, तो इनमें आपके पास क्या डिफरेंस था, तो वहाँ पे हमने इसका आंसर भी किया था कि हमने ये बताया था कि जब जो वायर आप लेके आए हैं बाज़ार से उसको आप छूते हैं तो चार्जेस उसके अंदर भी फ्लो कर रहे होते हैं, पर जो चार्जेस का फ्लो होता है वो रेंडमली होता है। कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, तो अल्टीमेटली किसी भी क्रॉस सेक्शन से आप देख रहे थे तो कोई आपके पास चार्ज मूव ही नहीं कर रहा था। ऐसा हुआ था ना भाई, हमारे पास एक वायर मैंने लिया था तो मैंने उसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया तो देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जाता मिल रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर जाता भी मिल रहा था। ठीक है, तो हमने बोल दिया था कि कोई नेट चार्ज तो पास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे थे और कोई नेट चार्ज अगर पास नहीं हो रहा है तो आपने बोला इसकी वजह से करंट नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या बोला, करंट बनता कैसे है, तो वहाँ पे एक हमारे पास ये डिस्कशन आया था कि अगर किसी वजह से, वी डोंट नो दैट रीज़न, अगर किसी वजह से, अभी वो रीज़न पता नहीं है, वो रीज़न आज पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर किसी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए या इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाए, ठीक है, हो सकता है एक आध इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा हो, पर अल्टीमेटली 3 उस तरफ एक इस तरफ, तो 2 तो उधर मानने जाएंगे ना आपके पास। ठीक है, तो जब भी चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उसी को बोला था हमने इलेक्ट्रिक करंट। तो बोला गया बाजार से जब आप वायर लेके आए तो उसमें तो इस तरीके की सिचुएशन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर कभी उधर, इधर उधर, कोई नेट चार्ज का फ्लो नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन बनेगी तब इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इस टाइप की सिचुएशन बनाने में किसने हेल्प करी, दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, बाहर जो पोल से वायर गए हुए हैं उसमें ऐसी सिचुएशन बनी होगी तभी उधर करंट आया होगा। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ उन वायर्स में कि इस तरीके की सिचुएशन आई। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आज हमने समझना है और इसी के लिए हमारे पास ये टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए
स्टार्ट करते हैं। सॉरी देखो, हम वाटर फ्लो की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर फ्लो, कि पानी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, वैसे अगर आप नेचर में देखें तो नेचर में वाटर जनरली रिवर्स से फ्लो करता है, नदियों से बहता है और जाके समुद्र में जाके नदियाँ मिलती होती है। इन जनरल यही होता है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, तो मोस्ट ऑफ यू गिव द आंसर दैट पर्वतों से, माउंटेन से आपके पास नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है, नदी का पानी फ्लो कर रहा है, तो ये कुछ हाइट है आपके पास। माउंटेन्स की हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है ना भाई। माउंटेन की हाइट से ऐसे नदियाँ फ्लो करती करती झरने से आती हुई जाके फिर नीचे ग्राउंड में जा, मतलब कि जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ से जाके लास्ट में जाके सी में मिलती है, समुद्र में जाके लास्ट में जाके मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए पानी, क्या कभी ऐसा होता है कि समुद्र से ऊपर पहाड़ों पे चला जाए? हरदम ही आपने ये देखा है कि ऊंचाई वाले हिस्से से पानी नीचे वाले हिस्से की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अपने आप से अगर बात करी जाए तो हाइट वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से की तरफ पानी फ्लो करता है, नीचे वाले से ऊपर अपने आप से तो कभी जाता नहीं। ठीक है, अपने आप से नहीं जाएगा, यहाँ अपने आप से आ रहा है, ऊपर से नीचे अपने आप से पानी आ रहा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ देखी। अब देखिए ये ऊपर से नीचे ही क्यों फ्लो किया, क्योंकि ये वाला पॉइंट था हाइट पर, इसकी हाइट ज़्यादा थी। अगर आपको 9th क्लास में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हो, ठीक है, 9th क्लास में एक टर्म आई थी पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था mgh। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपने 9th क्लास में करी थी। और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती थी बॉडीज़ के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। जैसे आपके पास एक बुलेट है, गन को फायर किया, एक बुलेट निकल के गई, तो उसके पास मोशन है। ठीक है, बुलेट तो मूव कर रही है ना, उसके पास मोशन है, तो आप बोलेंगे मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस बुलेट के पास है काइनेटिक एनर्जी। और जब भी किसी बॉडी के पास एनर्जी होती है तो वो वर्क कर सकती है। ये वर्क पावर एनर्जी का आपके पास आप कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लिए हुए एक बुलेट आई, अगर किसी को लग जाती है तो वो वहाँ पे वर्क करती है। वर्क कैसे? फोर्स लगाएगी तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट देगी और आदमी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास एनर्जी थी तो उसने वर्क कर लिया। और एनर्जी कौन सी थी? मोशन की वजह से एनर्जी थी, और उसका हमने एक नाम दे दिया था कि जब भी कभी मोशन की वजह वाली एनर्जी की बात किया करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोला करेंगे। काइनेटिक एनर्जी से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरीके की एनर्जी जो हमने पढ़ी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के आपका क्या कंसेप्ट था वहाँ पे आपने पढ़ा था, या तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी, या बॉडी की कन्फिगरेशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी। बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं आप? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये पोजीशन की वजह से कैसे? जैसे मान लो ये मार्कर है, यहाँ पे मैंने रखा है तो इसकी कुछ एनर्जी है, इसको आप अपनी मर्जी से इस टाइम पे 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, अभी ये मोशन में नहीं है, तो मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास। इसके पास जो एनर्जी है इसकी पोजीशन की वजह से है, उसको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर मैं इसको उठा के इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ, यहाँ पे ले आऊँ, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो पोजीशन चेंज होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इस पोजीशन पे कोई अलग एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ही थी पर कुछ अलग थी। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी तो यहाँ पर भी कुछ अलग एनर्जी है। और वो निकालते कैसे थे? mgh से। m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास अर्थ की, अगर अर्थ पे बात कर रहे हैं। h इज़ द हाइट, कितनी हाइट पे आप इसको लेके गए हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ रही, h की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो एक बात क्लियर थी कि जो माउंटेन्स पे आपके पास हाइट ज़्यादा होती है तो पानी जो इधर ऊपर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज हाई एट द माउंटेन्स। ठीक है, जब आप सी लेवल पे आ गए
तो यहाँ तो हाइट कम होगी, सी लेवल पे तो हाइट आपके पास कम होती है, हाइट कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी वो कैसी थी, लेस। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम, और आप बोल रहे हैं कि पानी हरदम हाइट वाले हिस्से से लो हाइट वाले हिस्से की तरफ बहता है, ठीक है। तो इस टर्म में देखिए, एनर्जी के टर्म में पानी हरदम हाई पोटेंशियल वाली टर्म से, हाई पोटेंशियल वाली जगह से लो पोटेंशियल वाली जगह फ्लो करता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। दोबारा से आपको ये बात क्लियर है कि वाटर जो फ्लो करता है माउंटेन्स से सी की तरफ जाता है, माउंटेन्स कुछ हाइट पे होते हैं, सी आपके लेस हाइट पे होता है, और आपको ये बात भी क्लियर होगी कि जहाँ पे हाइट ज़्यादा है उधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका मतलब माउंटेन्स पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, सी पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो आपने जो लाइन पहले बोली थी कि माउंटेन से सी की तरफ पानी फ्लो करता है, उसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो करता है हरदम। एक बात आई होप ये क्लियर होगी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो करता है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसी के अंदर। एक पॉइंट नोट कर लिया आपने कि हाई पोटेंशियल से लो, अभी आपने कभी सी से रिवर को ऊपर माउंटेन पे जाता नहीं देखा है, माउंटेन से हरदम सी पे आती है। तो एक पॉइंट आपने नोट करा, क्या नोट किया कि हाई पोटेंशियल वाले जगह से लो पोटेंशियल वाली जगह की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है। अभी वाटर की बात कर रहे हैं फिलहाल, ओके। इसी को बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ लेके जाएंगे। एक पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं इसी के अंदर सेकंड पॉइंट के ऊपर एक और एग्जांपल लेके, ठीक है। दूसरा देखिए, आपके पास आपने देखिए, आप जो भी सिटी में या गांव में रहते हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई आती है, पानी आता है ना घर में, ठीक है। कभी देखा है कि पानी किधर से आ रहा होता है? तो जनरली देखिए ऐसा होता है कि जहाँ पे वो वाटर का जो वाटर सप्लायर वाली जो जगह है वहाँ पे एक बड़ी सी ऐसी टंकी सी बना दी जाती है ना, जैसे भी ने देखी होगी अपने गांव में। उसके आसपास तालाब से होते हैं, जनरली नहरों के पास ये बनती है, ठीक है। उसको छोड़ो, अभी एक बात बताओ कि यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर दूर तक आपका घर है, ये घर है, ठीक है, ये आपका होम है। एक अकेला आपका घर नहीं होगा, ऐसे ही इन गलियों में इधर भी कोई घर होंगे, इधर भी कोई घर होंगे, इस तरीके से रहता है ना। और वाटर सप्लाई जो वाली जगह है वहाँ से पाइप्स दबे होते हैं, पाइप को दबाकर ही तो पानी आता है आपके घरों तक। ज़मीन के अंदर पानी पाइप दबाए हुए होते हैं और वे पाइप आपके घरों तक गए होते हैं। एक दो घर नहीं होते, पूरे गांव में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। हर जगह पे पानी पहुंचाना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास इधर वाटर है, पर ये अभी ये आपने टंकी नहीं बनाई है, एक सेकेंड, अभी ये टंकी की बात नहीं कर ले। मान लो यहाँ से आपने पानी को उधर भेजना है, तो क्या करें भाई? आपके पास कितने मेथड है पानी को इधर भेजने के लिए? क्या मैं ऐसा करूँ कि पानी को बाल्टी से भरा पाइप में छोड़ दिया, पानी को बाल्टी से भरा पाइप में छोड़ दिया, तो बाल्टी से पानी भरने के बाद क्या ये 2 किलोमीटर का रास्ता क्लियर कर पाएगा? मान लो 2 किलोमीटर तक का आपके घरों का डिस्टेंस है, यहाँ से पानी से इस पाइप में जो पानी भेजा है वो आपने बकेट से डाल दिया या डब्बे से डाल दिया, ठीक है। क्या आप खुद ही सोचिए, क्या उस पाइप में जो बकेट से पानी डाला है वो आपके घर तक पहुंच भी पाएगा या नहीं? मान लो लगातार डाल रहे हैं, कोई गैप नहीं दे रहे, पर बकेट से डाल रहे हैं, कोई गैप नहीं दिया, बकेट से डाल रहे हैं, तो क्या आपके पास पानी यहाँ तक पहुँच पाएगा? ठीक है, जनरली सबका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर तक पानी ऐसे ट्रैवल कर जाए हॉरिजॉन्टल पाइप में, बिल्कुल सीधा पाइप है ये, ऐसा बिल्कुल सीधा पाइप है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई, नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। पानी पाइप हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पर आप बकेट से पानी डाल रहे थे, तो आपने बोला पानी उधर नहीं पहुँचेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, इन सब को मैं समराइज करूँगा लास्ट में जाकर, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, आपका ये घर है, ठीक है, ये घर है, तो
घर से आपने यहाँ पे दूर जो घर के बाहर नालियाँ बनाते हैं ना, नाली बनाते हैं कि यहाँ पर नाली जो आपका वेस्ट जो पानी आता है आपके पास वो आप बाहर भेज सकें, ठीक है। तो आपको अगर ये पानी उधर भेजना है इस नाली के ज़रिए, तो इस अगर आपने देखा हो, अगर मान लो ये बहुत दूर तक आपको पहुँचाना है तो नाली जो होती है यहाँ से थोड़ी सी ऊंचान पे होती है, आगे जाके आप नाली को जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा झुकाव करते हैं ना, जिस तरफ पानी को फ्लो कराना है उस तरफ आप झुकाव करते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर देखिए ये जो नाली है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी एक बार आया पानी वही की वही ठहर जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है, बिल्कुल सीधा ऐसा पाइप है, तो अगर यहाँ से बिना प्रेशर के हल्का सा पानी डाल दिया जाए तो वही की वही रुक जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पाइप को थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो यहाँ जो पानी डालूंगा वो इजीली फ्लो कर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ रहा है, एक हिस्से को थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अगर भाई आप इधर वाले हिस्से को ऊंचा कर दो तो पानी तो वापस घर में ही आ जाएगा। पानी ऐसा थोड़ा सा ये हिस्सा ऊंचा कर दिया तो आपका पानी उधर जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल रखो या फिर इधर वाला थोड़ा सा नीचे, जितनी दूर तक ट्रैवल कराना है तो आपको नीचे ही नीचे करता चले जाना पड़ेगा। तो अब जितना गहरा खोद दोगे, अब 20-25 फुट तो गहरा खोद नहीं सकते ना लाइन को। तो आपने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल पाइप है तब भी पानी का फ्लो नहीं हो रहा है आपके पास, अगर पानी ऐसे ही डाला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे और चलते हैं। अगर फिर से आपका घर है, होम घर है, और घर की छतों पे हम जनरली पानी का स्टोर करने के लिए टंकी बना लेते हैं, है ना। घर की छत पे पानी को स्टोर करने के लिए क्या बना लिया, ये टंकी। अब जो वाटर सप्लाई का पानी आता है वो तो यहाँ नीचे आ रहा होता है, आपको उस पानी को उधर ऊपर टंकी में पहुँचाना होता है, पाइप के जरिए जुड़ा होता है, ऊपर पहुँचाना होता है। जनरली घरों में जहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा वाटर का कम आता है, तो अगर आप देखें इस पाइप को डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट कर दें तो क्या पानी ऊपर चला जाता है। घरों में जो 2 मंजिल या 3 मंजिल पे घर के ऊपर जाके आपने टंकी बनाई है, क्या उसमें पानी ऐसे ही चला जाता है वाटर सप्लाई का, या आप एक मोटर यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। पानी की मोटर आप यूज़ करते हैं, पंप भी बोल सकते हैं। वो क्या करती है मोटर, ये जो पानी आ रहा था इसका प्रेशर कम था, वो मोटर उस पानी को खींच के अपनी एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी, उसकी वो जो पंखा सा फैन सा होता है पीछे वो घूमेगा, वो वर्क करेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ज़्यादा प्रेशर से पानी को ऊपर भेजेगा। तो पानी को कम हाइट से, ये क्या थी आपके पास कम हाइट, और ये कैसी थी ऊपर टंकी जो थी ये आपके पास ज़्यादा हाइट थी, ठीक है। पानी को कम हाइट से ज़्यादा हाइट पर भेजने के लिए आपको यूज़ करना पड़ा इलेक्ट्रिक मोटर। आप बोलते हैं कि अपने आप से पानी नहीं जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तब आपको हेल्प लेनी पड़ी किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है। मोटर की हेल्प लिए बिना पानी कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे जा ही नहीं रहा था। अब इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मोटर की हेल्प ली गई पानी को लो से हाई पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। ओके, एक और चीज़, मान लो आपके पास एक टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है। ये वाटर टैंक है, इन सारे पॉइंट्स को मैं समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। और एक और वाटर टैंक है, ये खाली है पर उतने ही उसी लेवल पे रखा हुआ है, दोनों सेम लेवल पे रखे हुए हैं, इतने ही लेवल पे, सेम लेवल पे, ठीक है। एक में पानी है, एक में पानी नहीं है। अगर आपने एक पाइप इसमें डुबो दिया और इस वाले से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक पाइप डुबो के उस वाले में कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा सक किया ताकि पानी यहाँ से उस तरफ चल पड़े, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से पानी आने लगेगा इस वाले के अंदर, ठीक है। पानी आता जाएगा, पानी आता जाएगा, इसमें पानी भर रहा है, इसमें पानी खाली होता जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा, क्या ऐसा हो जाएगा ये पूरा खाली हो जाए, ये पूरा भर जाए, दोनों एक ही लेवल पे रखे हुए हैं,
क्या कभी ऐसा हो जाएगा कि इसका सारा पानी खत्म हो जाए और इसमें सारा पानी भर जाए? ऐसा कभी नहीं होता। अल्टीमेटली जब यहाँ से लास्ट में आप देखेंगे जो एक ही लेवल पे ये दोनों टैंक आपके पास रखे हुए थे, तो लास्ट सिचुएशन ये बनेगी कि इसमें भी हाफ हो जाएगा और इसमें भी हाफ हो जाएगा। तो पानी आपके पास लास्ट में जाके दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। जब ये दोनों सेम लेवल पे रखे हुए हैं तो यहाँ से बिना, अगर आपको इसका सारा पानी खाली करना तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी। एक बीच में मोटर लगाओ, मोटर सारा पानी खींच के उस वाले में भेज देगी। तो मोटर जो है वो हेल्प कर रही है। जब आपके पास लेवल बराबर हो जाते हैं, इस लेवल को ही पोटेंशियल बोल लूँगा मैं आगे जाकर। भाई देखिए हाइट बराबर होगी ना इधर, इसको उसी टर्म से समझते हैं जो माउंटेन वाला मैंने बताया था। इसमें पानी की हाइट ज़्यादा, वाटर की हाइट की बात करना मैं, इसमें वाटर की हाइट ज़्यादा है, वाटर हाइट ज़्यादा है। हाइट जहाँ पर ज़्यादा थी mgh से वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा है, mgh से वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ तो मास भी ज़्यादा है, ठीक है। इस वाले में हाइट कम थी तो यहाँ पे पोटेंशियल कम था, यहाँ पे पोटेंशियल कैसा था? कम। यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल। और आपने खुद ही बताया है पानी इस ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाएगा। ये भरा हुआ था वो खाली था, पानी यहाँ से उस तरफ फ्लो करेगा। तो पानी यहाँ पर भी किधर फ्लो कर रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर आपके पास फ्लो कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? अभी ये वही पॉइंट आया अभी भी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर आपके पास फ्लो करता है, ठीक है। फिर आपने बोला कि भाई पानी जाता जाता तब तक जाएगा जब इसमें और इसमें दोनों में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही तो बात बोल रही है कि पानी ऐसा नहीं होगा इसका पूरा खाली हो जाए वो पूरा भर जाए, बिना मोटर के तो ऐसा हो नहीं सकता। होगा क्या? ये भी उतना ही भर जाएगा, ये भी उतना ही भर जाएगा, ठीक है। अब भर गया। अब देखिए इसमें भी हाइट बराबर, इसमें भी हाइट बराबर। तो हाइट बराबर है तो m, पानी भी बराबर भरा हुआ है, मास भी बराबर, ग्रेविटी की भी वैल्यू सेम, h की भी वैल्यू सेम। तो आप बोल लेंगे कब तक पानी फ्लो किया? जब देखिए mgh पूरा ही बराबर है तो इसका पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, सब हाइट वगैरह बराबर होगी पानी की। तो दूसरा पॉइंट निकल के आया, पानी तब तक ही फ्लो करेगा जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। एक जगह का हाई है, एक जगह का लो है, तो हाई से लो फ्लो कर जाएगा दोबारा से। अगर एक जगह का पोटेंशियल हाई है, एक जगह का पोटेंशियल लो है, तो पानी हाई से लो फ्लो कर रहा था। पहली बात ये थी। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आया, अगर दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो गया, दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो गया तो पानी फ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है। घर में जो नाली बनाई जाती है तो उसका थोड़ा सा ढलान किया जाता है ताकि पानी उस तरफ फ्लो कर जाए। अगर उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो पानी फ्लो नहीं करेगा आपके पास, ठीक है। तो पानी को दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होएगा तब तक पानी फ्लो करता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो गया पानी फ्लो करना बंद हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? 2 पॉइंट हमारे पास इधर हो चुके हैं। अभी इसी के अंदर मैं तीसरा पॉइंट लेके आता हूँ कि मान लो जो अभी मैंने बोला कि अगर इस पानी को पूरा खाली करना था तो क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल ही रखे हुए हैं, पानी को पूरा खाली करना है तो क्या करते हैं? देखिए आपके पास 2 मेथड है कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते थे। या तो आप ऐसा कर लें, आपके पास मेथड क्या है कि एक जो आपके पास टंकी थी, टैंक था, उसको किसी हाइट पे रख ले, जो भरा हुआ था उसको हाइट पे रख ले, और जो आपके पास खाली था उसको इससे कम हाइट पे रखने लगे, और यहाँ से वो पाइप इस तरीके से कनेक्ट था। अब जब आप देखेंगे ना तो यहाँ से पानी इसमें अंदर जाने लगेगा, इसकी हाइट इससे कम है इधर से, ठीक है। अल्टीमेटली पानी हाई से ही लो की तरफ आ रहा है अभी भी, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, और ये कभी बराबर भी नहीं होगी क्योंकि इसकी हाइट हरदम ही ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे बराबर क्यों हो गया था? दोनों सेम लेवल पे रखे हुए थे। अब यहाँ पे पानी ही तो जा रहा है, जो आपके पास ये जो हाइट है ये थोड़ी कम होएगी, तो इस टैंक की एनर्जी इस टैंक से तो ज़्यादा ही रहने वाली है हरदम, क्योंकि वो पहले ही हाइट पे रखा है। एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? mgh से। हाइट में अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपके पास एनर्जी उसकी ज़्यादा ही रहेगी।
तो अब क्या देखेंगे, आप जनरल लाइफ में भी पता है कि ऊपर वाली टंकी से, जो आपके घरों में ऊपर वाली टंकी होती है वहां से आप नीचे लगातार पानी यूज करते रहते हो, ऊपर वाली टंकी बिल्कुल खाली हो जाती है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी लास्ट सिचुएशन क्या आएगी कि पानी यहाँ से जाता जाता ये पूरी खाली हो जाएगी, ये पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या मेथड देखा कि पानी को अगर लगातार फ्लो करवाना है, यहाँ तो क्या सिचुएशन बनी थी, पानी बहने तो लग गया था एक बार, पर तब जाके रुक गया जब दोनों जगह पे बराबर हो गया था। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको पूरा खाली करना, पानी को लगातार बहने देना है, तो आपको हरदम एक पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एक को हाई पोटेंशियल पे, एक को लो पोटेंशियल पे आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना पानी आपके पास फ्लो करके थोड़ी देर बाद रुक जाएगा जब दोनों के पास बराबर पोटेंशियल हो जाएगा। तो पानी को फ्लो करते रहने के लिए, कंटिन्यूअस फ्लो रखने के लिए भाई आपको वायर में कंटिन्यूअस करंट रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना एक बार करंट आया बंद हो गया, फिर करंट आया 2 मिनट के लिए बंद हो गया, ऐसा थोड़ी करना है। कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए आपको चार्जेस का। इन द सेम वे अगर यहाँ पे आपको वाटर को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना है तो आपको एक पॉइंट को कुछ हाइट पर, कुछ पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, एक को कम पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, एक ज़्यादा एक कम, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। एक हाई पोटेंशियल पे, एक लो पोटेंशियल पे, तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वाटर को लगातार फ्लो कराने के लिए आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इन द सेम वे चार्जेस के लिए भी ये हम जाके अप्लाई करेंगे। उसी में दूसरा मेथड देखें कि पानी को यहाँ से हॉरिजॉन्टल रखते हुए भी हम फ्लो करा सकते थे, और उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसी को मैं चीज़ को यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको हॉरिजॉन्टल ही रख लीजिए, तब भी पानी को फ्लो कराया जा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट टैंक था, ये हॉरिजॉन्टल आपके पास सेकंड टैंक है। ये आपके पास कंप्लीटली फिल्ड था, यहाँ से आपने एक पाइप इसके अंदर डाला हुआ है और आप बोल रहे थे कि ये हाफ हाफ होएगा आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करें, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दें। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी। मोटर क्या करेगी, सारा पानी यहाँ से खींचेगी और इसमें डाल देगी, तो यहाँ से अल्टीमेटली ये पूरा खाली हो जाएगा और ये पूरा भर जाए। लास्ट में जाके ये सिचुएशन हो जाएगी। किसकी हेल्प ली आपने, मोटर की। जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है इसने ऐसा क्या किया, इसने किया भाई कि इसने एक मोटर क्या करती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, एक जगह पे हाई प्रेशर ले लेती कर देती है, एक जगह पे लो प्रेशर कर देती है। प्रेशर या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, एक जगह पे हाई पोटेंशियल बना देती है, एक जगह पे लो पोटेंशियल। और जब तक मोटर रहेगी वो एक जगह से खींचती रहेगी, दूसरी तरफ फेंकती रहेगी। तो मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बराबर नहीं होने देती। अगर मोटर नहीं होती तो आपको पता है ये भी आधा हो जाता, ये भी आधा हो जाता, उसके बाद पानी फ्लो करना बंद हो जाता। ठीक है, पर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर लगाने से क्या हुआ, ये पूरा खाली हो गया और ये पूरा भर गया। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था कि पानी को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए एक ही कंडीशन है कि पोटेंशियल दोनों में मेंटेन रखो, एक को हाई पोटेंशियल पे रखो, एक को लो पोटेंशियल पे। तो मोटर ने भी क्या किया होगा, इस मोटर ने भी यही किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा। एक जगह को, इस वाली जगह को हाई पे रखा, इस वाली जगह को लो पे रखा, और पानी हरदम हाई से लो की तरफ फ्लो करता चला गया जब तक ये पूरा का पूरा पानी खाली नहीं हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से एक और, अभी तक 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज दैट कि आपके पास जो वाटर फ्लो करता है ये माउंटेन से सी की तरफ, मतलब कि हाई माउंटेन हाइट पे था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो करता है। पहला पॉइंट, हरदम ही हाई से लो की तरफ फ्लो करता है नेचुरली अगर देखा जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास, पानी तब तक ही फ्लो करेगा जब तक दोनों जगह के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही पोटेंशियल दोनों जगह पे बराबर हुए, पानी आपके पास फ्लो करना बंद कर जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको पानी को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है, बंद नहीं होने देना उसका फ्लो, तो आपके पास क्या है कि आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। पानी को लगातार फ्लो कराने के लिए आपको एक जगह को हाई पोटेंशियल पे, एक जगह को लो पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, तभी पानी फ्लो करेगा। ये आप डेली लाइफ में रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, नालियों को क्यों ढलान बनाई जाती है, ये सब। और थर्ड जो पॉइंट आया हमारे पास,
थर्ड तो यही था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए आपके पास दो मेथड थे कि या तो एक को ज़्यादा हाइट पे रख दो, एक को कम पे कर लो, उससे भी पोटेंशियल मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप एक डिवाइस की हेल्प ले लो, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। वो मोटर का भी क्या काम है, एक पानी के एक जगह को हाई प्रेशर पे रखेगी, हाई पोटेंशियल पे रखेगी, एक को लो पोटेंशियल पे रखेगी। ये चीज़ें हमने देख ली। अब जो घरों में वाटर सप्लाई आ रहा था जिसकी हमने बात करी थी, ये बकेट से भेजेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, हाइट वाला। यहाँ पे ऐसे एक टंकी बना दी जाती है पानी की, वाटर सप्लाई जहाँ से होता है आपके पास, पानी की टंकी में मोटर से ऊपर पानी चढ़ाया जाता है और फिर वहाँ से नीचे डाला जाता है। तो ये पानी, इसके पास कुछ हाइट हो गई, ठीक है, बस हमको इतना ही पानी को ऊपर चढ़ाया, इसके पास हाइट हो गई, और हाइट हो गई तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, और पानी हरदम ही क्योंकि इतनी हाइट से आ रहा है तो यहाँ पे हरदम ही पोटेंशियल आपके पास ज़्यादा होगा। और घर तो आपके पास नीचे बने होते हैं ना, पाइप तो नीचे दबे हुए हैं, तो वहाँ पे आपके पास हरदम ही कैसा पोटेंशियल रहेगा, लो पोटेंशियल। तो हरदम पानी हाई पोटेंशियल से इस लो पोटेंशियल की तरफ कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा जब तक पानी खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई किया था, पर अल्टीमेटली किया क्या, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है, या बोलो प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करना है पानी को फ्लो कराए जाने के लिए। प्रेशर बंद तो पानी का फ्लो बंद, ठीक है। वाटर फ्लो आई होप सब क्वेश्चन में आ गया होगा। इन्हीं चीज़ों को अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट करता हूँ कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, कि चार्ज को कैसे वाटर के फ्लो से हम रिलेट करें, ठीक है। यहाँ से हमने बस 3 ही पॉइंट कवर किए हैं। पानी को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, एक जगह हाई पोटेंशियल पे, एक जगह लो पोटेंशियल पे होनी ज़रूरी है। दूसरा, पानी तब तक ही फ्लो करता है जब तक दोनों जगह के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तीसरा, पानी को अगर कंटिन्यूसली फ्लो कराते रहने चाह रहे हो अगर आप, तो आपको इस प्रेशर डिफरेंस को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी पानी फ्लो करेगा आपके पास, और पानी हरदम हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, ओके। अब इसमें चार्जेस में देखते हैं, चार्जेस में ऐसा क्या होगा, बिल्कुल सेम है चार्जेस में भी, ठीक है। एक वायर था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक वायर है, वायर जो आप मार्केट से लेके आए हैं, इसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है। आपने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेट फ्लो आपके पास 0 हो गया, ठीक है। इतना हम डिस्कस कर चुके थे इसके अंदर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी वही सिचुएशन लगाते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो चार्जेस हैं इधर उधर ना भाग के किसी एक ही तरफ भागे। मैं क्या चाह रहा हूँ, चार्जेस यहाँ वहाँ ना जाके चार्जेस को मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, वो डिवाइस है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। वो डिवाइस क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी, या फिर इसको कोई पावर सोर्स भी बोल सकते हैं, या कोई पावर सोर्स, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, ठीक है। मैंने कुछ डिवाइस का नाम बताया, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, इलेक्ट्रिक या कोई इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, जैसे एसी करंट के लिए वो होता है। ये क्या करता है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक मोटर की बात करी थी वाटर वाले केस में, मोटर का क्या काम था, मोटर का काम था लगातार आपका प्रेशर का डिफरेंस बनाए रखना, पोटेंशियल का डिफरेंस बनाए रखना, ठीक है, यही काम था ना। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है ये बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सेल बनाना आपके सिलेबस में नहीं है, कैसे बनता है, उसके अंदर का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर का प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप कहेंगे तो बता देंगे, पर वो आपके लिए अभी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सेल के अंदर की थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। देखिए सेल में क्या होता है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको जनरली एक बड़ा सा दिखा देते हैं, एक छोटा दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। सेल जो आपका जैसे रिमोट में डलता है ना, वो वाला सेल, या फिर आप बोलते हैं घड़ी के अंदर डलता है वो वाला सेल, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक सेल है।
इलेक्ट्रिक सेल में जो ये बड़े वाला डंडा दिखाया हुआ है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो छोटा दिखाया हुआ है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जो ये पॉजिटिव वाला होता है ना ये हरदम हाई, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 5 वैल्यू है इसकी तो +5 ज़्यादा होगा या -5, +5 ज़्यादा होगा ना, तो प्लस वाला ज़्यादा होता है, तो इसको बोला जाता है हाई पोटेंशियल। जो ये बड़े वाला डंडा इसके अंदर बनाया है, ठीक है, इसको बोला जाता है हाई पोटेंशियल, और जो ये छोटे वाला बनाया है इसको बोला जाता है लो पोटेंशियल पे। छोटे वाले पे नेगेटिव चार्ज, बड़े वाले पे पॉजिटिव चार्ज, और बड़े वाला हाई पोटेंशियल पे होता है, छोटे वाला लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। ऐसा हुआ। अब जैसे ही मैं इस सेल को किसी भी वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे ही इस सेल को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, जिस हिस्से से ये पॉजिटिव वाला बड़े वाला हिस्सा कनेक्ट होगा वो हिस्सा तो हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा, जो हिस्सा इस छोटे वाले डंडे से, इस छोटे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, छोटे वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा, वो हिस्सा लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या गया, एक हिस्सा हाई पोटेंशियल पे हो गया, एक हिस्सा आपके पास लो पोटेंशियल पे हो गया। तो जब भी एक जगह हाई पोटेंशियल हो जाएगा, एक जगह लो पोटेंशियल हो जाएगा, तो आपके पास चार्जेस मूव करने स्टार्ट करेंगे। अभी इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे। अभी सेल बताया है, बैटरी भी बताएंगे, ठीक है। और ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो इधर देखेंगे हम क्या होता है, ठीक है। अभी तक वो डिफाइन नहीं किया, बस आपको समझा रहे हैं। देखिए ये वो वही वायर है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, ये वही वायर है। आपने क्या देखा, इसके साथ एक बल्ब लगा के देखा, बल्ब का सिंबल कुछ ये होता है, ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा के देख लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एक बल्ब लगाया आपने तार से और आपने देखा बल्ब जला ही नहीं। आप एक मार्केट से तार लेके आए और तार को डायरेक्ट एक बल्ब से जोड़ दिया, एक वायर लेके आए, एक बल्ब ले आए और उस वायर को उस बल्ब से जोड़ दिया, तो आपने देखा वायर जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं किया, क्योंकि करंट ही नहीं था, ग्लो कहाँ से करेगा, ठीक है। अब मैंने बताया आप क्या करें, इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो नेट फ्लो था ही नहीं। और जब तक चार्जेस का नेट फ्लो नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आपने एक सेल और लेके आए साथ में, ये बल्ब वो छोटे वाला लगा लेना जो बैटरी के अंदर होता है वो वाला, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वाला बल्ब तो सेल से जलेगा ही नहीं ना, जो घड़ी का सेल है वो 100 वाट का बल्ब तो जला नहीं सकता, तो इसको छोटे वाला LED बल्ब लगा लेना, जो लड़ी लगाते हैं आप दिवाली पे, वो वाला बल्ब लगा लें, ठीक है। आपने क्या किया, एक सेल ले आए, ठीक है, सेल का सिंबल कुछ इस तरीके का बताया मैंने अभी उधर, और इस सेल को इससे कनेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। क्या किया, जो वो वायर था, वायर का एक हिस्सा सेल का जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा था इससे कनेक्ट कर दिया, वायर का दूसरा हिस्सा सेल का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल था इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। स्विच वगैरह की भी बात करेंगे, अभी इतना ही समझो। ऐसा करने से हुआ क्या, जो हिस्सा पॉजिटिव वाले से कनेक्ट हुआ है, मतलब कि इस वायर का ये वाला हिस्सा यहाँ से इस पॉजिटिव वाले से डायरेक्ट कनेक्ट है, इस वायर का ये वाला मेन वायर तो ये था ना हमारे पास, इसका जो ये वाला हिस्सा है इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो मैंने बोला था पॉजिटिव वाला होता है हाई पोटेंशियल, तो जो ये पॉजिटिव वाला है ये कैसा है आपके पास, हाई पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, जो ये पॉजिटिव बोला ना ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये वाला नेगेटिव बोल रहा है ये भी नेगेटिव ही होगा, कनेक्ट तो इसी के साथ है ना। जो हिस्सा इस नेगेटिव से कनेक्ट हो गया वो सारा नेगेटिव पोटेंशियल पे चला गया, जो हिस्सा इस पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया वो सारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया। यहाँ पर भी वो पॉजिटिव आप दिखा सकते थे, यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव दिखा सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कहीं दिखा लो, ठीक है। अब क्या होगा मैंने बोला कि जहाँ से पॉजिटिव जुड़ा है वो पॉइंट तो हो गया आपके पास हाई पोटेंशियल पे, और जहाँ से आपके पास नेगेटिव जुड़ा है वो हो गया आपके पास लो पोटेंशियल पे, वो हो गया आपके पास लो पोटेंशियल पे। ये हाई लो, ये पोटेंशियल क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, अभी ये बताया नहीं है मैंने क्या है। हाई हो गया, लो हो गया।
अब क्या होगा, देखिए इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और वायर के अंदर मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मैं इसी को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वे वायर था जिसके अंदर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। आपने क्या किया, इस वाले हिस्से को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस वाले हिस्से को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कर दिया। सेल के अंदर, इस बल्ब के अंदर भी वायर ही होता है। बल्ब को देखना, जो बल्ब पुराने वाला जो 100 वाट के बल्ब आते हैं ना, वो वाले देखना, इन ट्यूब की बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल। उन बल्ब के अंदर भी ऐसा टंगस्टन का छोटा सा वायर होता है, ठीक है, पतला सा वायर होता है एकदम, तो उसके अंदर भी वायर ही है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वो वायर मैंने इधर दिखाया। जैसे ही आपने इस पॉजिटिव वाले से कनेक्ट किया एक हिस्सा और एक नेगेटिव वाले से कनेक्ट किया, स्टार्टिंग में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर भाग रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, रैंडमली कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था। स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन थी। अब क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर या आप सेकंड लेक्चर याद करें जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करी थी कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये बात हो चुकी थी कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं, एक्सपेरिमेंट से किया था। तो अब देखिए ये तो है पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आप सभी ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको देख के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को देखकर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा था, इसको अब इस साइड अट्रैक्शन मिली, तो ये किधर भागना स्टार्ट करेगा, इस साइड। ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गया। जो इलेक्ट्रॉन ये उधर जा रहा था, उधर ना जाके ये भी इस साइड पॉजिटिव की तरफ खींचने लग गया। ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ खींचने लग गया, ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ खींचने लग गया। जो ये वायर है ना, ये बाहर वायर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, वे भी सारे इस तरफ खींचने लग गए। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता करता, हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता करता, इस वायर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज के पास आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, पॉजिटिव चार्ज के पास। अब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऐसा तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पास आए, सेल के पास आए, इलेक्ट्रॉन वायर में ख़त्म ही हो जाएंगे। ऐसा है क्या, क्या ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए? ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज आपके पास ख़त्म हो जाए, क्योंकि चार्ज की एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ कंजर्व। चार्ज इज़ कंजर्व, ये आप कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एनर्जी का कंजर्वेशन तो आप सभी ने पढ़ा है, एनर्जी का कंजर्वेशन आप सभी ने पढ़ा है। इसी तरीके से चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। ये क्या बोलता है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन क्या बोलता था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये आपका एक जगह से दूसरी जगह पे या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफ़र करी जा सकती है, चेंज करी जा सकती है ना। एनर्जी एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी है ना, जो यूनिवर्स में पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रही है, बस आप उसी को चेंज करते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। जैसे वाटर के अंदर एनर्जी है, वाटर को आप हाइट पर थे, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको नीचे गिरा लेते हो डैम बना के टरबाइन के ऊपर, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को मोशन वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। वहाँ से आपने टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली, ठीक है, डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। तो उसी पानी की एनर्जी को जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, कोई क्रिएट नहीं करी आपने, जो एनर्जी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी उसी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्ट होगी दूसरी फॉर्म में, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अब वो कन्वर्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी घर तक पहुंचाई, कुछ तो हीट की फॉर्म में डिस्ट्रॉय खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, हीट की फॉर्म में चेंज हो गई। फिर वो घर पे आई, आपके पास पंखे के अंदर गई और हवा दे रही है, तो वो
खत्म नहीं होगी एनर्जी आपके पास, वो विंड एनर्जी में चेंज होगी। तो इस तरीके से एनर्जी चेंज होती चलती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ना ही वो क्रिएट करी गई है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपके पास, ये भी कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को भी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड वी हैव डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 2 कि हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने एग्जांपल लिया था कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरी को दे दिया था, तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज था जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया था। तो चार्ज ट्रांसफर होता है आपके पास, वो ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चार्ज कंजर्व है, वो खत्म नहीं होएगा आपके पास, डिस्ट्रॉय नहीं होएगा ना ही क्रिएट होगा। तो इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम हुए तो आप एक स्टेटमेंट किसी के भी दिमाग में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब डिस्ट्रॉय होना। तो यहाँ से आप बोलेंगे चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो गया, पर चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया तो जो ये लॉ बना हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये वॉयलेट हो जाएगा। और ये एकदम बेसिक लॉ है, ये वॉयलेट नहीं हो सकता। अगर कभी आपको लगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट हो रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं पर गलती कर रहे हो, ये लॉ तो गलत नहीं हो सकते, ठीक है। ये एकदम बेसिक रूल है, ये गलत नहीं होंगे। ऑलराइट, अगर आपको कहीं पे इनकी वॉयलेशन दिख रही है तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती करी है, ये लॉ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंच के चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इज ए चार्ज, चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया आप बोलेंगे। पर फिर वही बात आती है कि चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में होता क्या है मैंने बोला था इसके पास नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ, उसी टाइम पे जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे यहाँ पे आया, बैटरी के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जैसे भी जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। किसकी वजह से ये सब मूव हुआ? इस पावर सोर्स की वजह से, इस सेल या बैटरी की वजह से, ठीक है। देखिए चार्ज कंजर्व रह गया ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से एंटर कर गया, तो इसके पास तो टोटल चार्ज उतना ही रहा। मान लो भाई पहले इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन थे, 50 से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला तो कितने रह गए? 49। पर उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर भी कर गया तो कितने हो गए वापस से? 50, ठीक है। तो स्मूथली एक साथ काम होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए, ठीक है। बैटरी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था तो यहाँ पर भी लग रहा है कि चार्ज क्रिएट हो गया होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना मतलब कि बढ़ गया चार्ज, चार्ज का बढ़ना मतलब कि चार्ज का क्रिएट होना। क्रिएट होना तो कंजर्वेशन लॉ बोलता है क्रिएट भी नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया। तो मान लो इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक आ गया तो 11 हो गए, क्रिएट हो गया। पर उसी टाइम पे इसने एक दे भी दिया तो वापस से 10 हो गए। तो इसके पास भी चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है, इसके पास भी चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है। और जो मेन थीम है, सेल के लगाने से क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गए। और इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का एक ही डायरेक्शन में मूव करना तो करंट होता था। तो ये काम किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने का काम किसने किया है? इस सेल या बैटरी ने, ठीक है। अब देखिए सेल और बैटरी ने किया क्या, ये एक पॉइंट को हाई पोटेंशियल पे कर दिया, एक पॉइंट को लो पोटेंशियल पे कर दिया। मतलब कि एक को हरदम हाई पे रखेगा, एक को लो पे करेगा, जब तक सेल की खुद की पावर खत्म नहीं हो जाती। सेल भी तो खत्म हो जाते हैं ना, लगातार यूज करते रहे तो इनका खुद का चार्ज खत्म होता चला जाता है। मतलब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें रेजिस्टेंस के अलोंग खत्म होता चला जाता है, रेजिस्टेंस पड़ेंगे आगे जाके। तो जैसे ही सेल की पावर खत्म होगी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही बंद हुआ तो दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और वाटर फ्लो में हमने देखा था जब भी दोनों जगह के पोटेंशियल बराबर होंगे तो पानी का फ्लो बंद हो जाता है। इन द सेम वे जब भी पोटेंशियल दोनों जगह पे बराबर हो जाएगा, सेल हटाते ही दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर, क्योंकि सेल ही एक को हाई कर रहा था, एक को लो कर रहा था। जैसे ही सेल आपके पास हटा दिया, दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर, तो आपके पास चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। रुकेगा मतलब वैसा ही रैंडम हो जाएगा जैसे पहले था। और वैसा ही रैंडम होने के बाद आप सभी को पता है कि करंट होता ही नहीं है, ठीक है। करंट तभी होगा जब चार्जेस ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर अब देखिए
इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट इस तरफ होगा, ये डिस्कस हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो करंट इससे उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो करंट ऊपर की तरफ। तो इसी चीज़ को मैं एक बार दोबारा बनाऊं, इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं होती इसमें, इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहे होते। जैसे ये वायर था, ये आपने सेल लगाया, तो इसको देखो, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे तो करंट ऊपर की तरफ होगा, करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे तो करंट इस तरफ होगा। ठीक है, ये आपके पास करंट बन गया। इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में मूव करना करंट होता है। ठीक है, बन गया करंट। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो करंट है बैटरी या सेल के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, उधर जा रहा है ना भैया एरो। याद कैसे रखेंगे, हरदम ऐसे ये सोचने की जरूरत नहीं है, याद कैसे रखेंगे, करंट हरदम सेल या बैटरी जो भी लगाई है उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, उसके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से बाहर निकलता है और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे अंदर आता है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही याद रख लेंगे। हालांकि उसका मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में आपने करंट को बताया हुआ है। पर याद रखेंगे कि सेल के पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से बाहर निकलता है, नेगेटिव की तरफ करंट आता है। पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर की तरफ करंट बना देना है आपने जब भी आपको सेल या बैटरी दिखे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने क्रिएट किया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल हो गया, एक लो पोटेंशियल हो गया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, वहाँ तो हमको पता था पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन की वजह से या कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी है, हाइट की वजह से जो एनर्जी है, mgh उसका फॉर्मूला था, उसको बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उस चीज़ को आप अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये समझ में आया आप सभी को। सेल हो गया है, इनके सिंबल अभी देखेंगे आगे जाके। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। अगर आपका नॉर्मल वाटर फ्लो में मेंटेन कौन रख रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर ही तो मेंटेन रख रही थी ना। मोटर यूज की थी आपने लगातार, एक हिस्से को हाई पोटेंशियल पे रखने के लिए, एक हिस्से को लो पोटेंशियल पे रखने के लिए। तो वाटर वाले में तो थी इलेक्ट्रिक मोटर, वो मोटर का काम इधर किसने किया है, सेल ने। तो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी वो डिवाइस है जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। एक पॉइंट को हरदम हाई पोटेंशियल पे कर देगा, एक पॉइंट को हरदम लो पोटेंशियल पे रख देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हरदम एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में मूव करना ही तो क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। दोबारा से, which device helps to maintain the electric potential difference in electric circuit? Which device helps to maintain the electric potential difference in electric circuit? And the answer is electric cell. इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की एक डेफिनेशन हुआ करती थी, ऐसे ही इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, मान लो किसी वायर में दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। वायर जिसमें अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर दो पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस तरीके से जैसे वायर था पूरा बड़ा सा, ठीक है, इसको आपने सेल या बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए ए और बी। आप सभी को पता है कि ये हाई पोटेंशियल है, तो इधर कैसा रहेगा, हाई पोटेंशियल। ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला कैसा रहेगा आपके पास, लो पोटेंशियल। देखेंगे हाई लो क्या है, ठीक है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करते आ रहे थे, बनाए थे ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे आते हैं, नेगेटिव से बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया, चलो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे आ रहे हैं, ओके। क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप से ही आ जा रहे हैं? क्या सेल नहीं होता तो तब क्यों नहीं आ रहे थे ये? सेल नहीं था तो सब कोई रैंडमली मूव कर रहा था। जैसे ही आपने सेल को लगाया तो क्या हुआ, सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। सेल ने ऐसा क्या किया, देखिए सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, सेल जो बनता है ना केमिकल्स की हेल्प से बनता है। तो सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। जो सेल आप बनाते हैं वो केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। सेल के अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। तो एक सेल के अंदर कैसी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। सेल के पास एनर्जी है। अब जिस भी चीज़ के पास एनर्जी होती है वो वर्क कर सकती है, यू ऑल नो। जिस चीज़ के पास भी एनर्जी होगी वो क्या कर सकती है, वर्क। जैसे आपके पास एक गुलेल है, ठीक है, या धनुष है, तो आप क्या करते हो, धनुष को एक तीर लगा के ऐसा खींच लेते हो। जैसे ही आपने खींचा तो इसकी पोजीशन चेंज करी, या गुलेल को खींचा तो इसकी पोजीशन चेंज करी। पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हमने बोला हुआ है, कौन सी एनर्जी होती है, ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन द एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने जैसे ही उस धनुष की इस पोजीशन को चेंज करा, इसके पास एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपने तीर लगाया हुआ है, धनुष की पोजीशन चेंज कर दी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने बोला जिसके पास भी एनर्जी है वो क्या कर सकती है, वर्क। तो आप जैसे ही इस तीर को छोड़ोगे, इस धनुष के पास एनर्जी थी तो इसने उस तीर पे वर्क कर दिया और तीर आपके पास आगे चला गया। जिसके पास एनर्जी है वही वर्क कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जो बुलेट फायर करी थी गन से, उसके पास भी एनर्जी है तो वो आदमी से लग के वर्क करके अंदर चली जाती है, ठीक है। एक आप इस मार्कर को ऊपर उठा रहे हो तो हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको छोड़ोगे तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी मतलब वर्क हुआ है, ठीक है। आप पानी जो हाइट पे है उसके पास एनर्जी होती है, उसको नीचे टरबाइन पे गिराते हो और टरबाइन को घुमा लेते हो, वर्क कर लेते हो, ओके। जो हवा चल रही होती है, हवा के पास भी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको टरबाइन से, पवन चक्की से टकराया, उसको घूमने से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली। तो हर एक काम में आप क्या कर रहे हैं, जिसकी चीज़ के पास एनर्जी है वो वर्क कर सकती है, यू ऑल नो दैट इन द वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही सेल के पास एनर्जी थी, कौन सी, केमिकल एनर्जी। एनर्जी है तो वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो ये क्या कर रही थी, लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई मेंटेन कर रही थी इस सर्किट के अंदर, लगातार चार्जेस की सप्लाई मेंटेन कर रही थी ना। यहाँ से चार्ज इधर आए, यहाँ से चार्ज इधर चले गए, लगातार चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चार्जेस को लगातार एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करना, ठीक है, इसको कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस यूनिवर्स में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, हवा तक फ्री में नहीं मिलती हमको। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, बहुत सारी गैसेज अंदर जाती हैं तो उनको पहले फिल्टर करना, जो हमारे लंग्स हैं वे वर्क करते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, ठीक है। तो सिकुड़ना फैलना वर्क ही हो रहा होता है वो आपके पास। तो लगातार हम वर्क कर रहे होते हैं। इवन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी हमको फ्री में नहीं मिल रही है, वी हैव टू डू सम वर्क फॉर दैट, वी हैव टू स्पेंड आवर एनर्जी फॉर दैट। तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करने के एक ही जरिया है, आप वर्क करते हैं, ओके। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। इन द सेम में जो ये जो सेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई इसके अंदर मेंटेन कर रहा है, इस सेल को भी वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क वही कर सकता है जिसके पास एनर्जी है। अब आपके पास एनर्जी ही ना हो और आपको पूरे दिन बिठा के कस्सी चलवा ली जाए, मतलब कोई मजदूरी का काम करवा लिया जाए, कोई बिना खाना पानी दिए, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ओके। एक बार देख लेता हूँ मैं वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो नहीं कर पाएंगे ना आप काम, तो दिक्कत क्या हुई, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं बची, आपने खाना नहीं खाया हुआ था, है ना। तो इन द सेम वे अगर सेल के पास एनर्जी नहीं होती तो ये वर्क कैसे करता है, इसके पास एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, और वो एनर्जी ये कहाँ खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इसको वर्क करना पड़ रहा है, ओके। अब देखो
इस सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन को, इस सर्किट के अंदर, इसको सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अभी फिलहाल याद रखो इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से चलाता है, यहाँ से एंट्री करा के और वापस ऐसा पूरा चक्कर कटवाता है। एक इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में पूरा चक्कर कटवाने के लिए इसको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोल रहे हैं, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो सेल को वर्क करना पड़ रहा है उसी को बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट, कितना वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने के लिए, उसी को बोल रहे हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया ना भाई? इसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, ऐसा पूरा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देना है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देना है तो मतलब वर्क करना है, और वर्क वही कर सकता है जिसके पास एनर्जी हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया और ऐसा एक चक्कर कटवाया, एक नहीं लगातार चक्कर कटवाते रहते हैं जब तक करंट इसको मेंटेन रखना है। तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो किसी एक चार्ज को एक सर्किट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो इसको वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को ही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा इधर छाया भी आ रही है क्या, परछाई आ रही है, आई होप कि दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, it is the amount of work done required in moving a charge, वैसे मूविंग एन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर चार्ज ज़्यादा जनरल वर्ड है। इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस to another in an electric circuit। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है उसी को बोला जाता है उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके, समझ में आया ये आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस पॉइंट के बीच का और इस पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह पे मूव कराया, उनको मूव कराने में जो एनर्जी, जो वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को ही उन जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मत लिखना, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में लिखना। मेन चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है जो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया भाई सभी को? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल द्वारा क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। सेल का क्या काम होता है, सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, एक पॉइंट को हाई पोटेंशियल पे, एक को लो पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में लगातार मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार मूव करते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में मूव करना आपका करंट बना देता है, ठीक है। तो जब तक सेल, बैटरी या कोई पावर सोर्स नहीं लगा हो तब तक करंट नहीं बन सकता। तो जो बाहर पोल से जो वायर गए होते हैं उनमें कोई पावर सोर्स लगा रहता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लगातार एक डायरेक्शन में मूव कराता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का लगातार एक डायरेक्शन में मूव करना ही आपको करंट बनाता है। इस वायर में जो आप बाजार से लेके आए थे, इसमें कोई सेल वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, तो इसके अंदर करंट नहीं है। पर आपके पास बाहर वाले वायर्स में है या जो घर में जो सप्लाई आ रही है उन वायर्स में आपके पास करंट है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये आपके पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, किस चीज़ में इसको मेजर करते हैं, वो होती है आपके पास वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और इस वोल्ट का जो सिंबल होता है वो आपके पास कैपिटल वी होता है, वोल्ट। कैपिटल में सिंबल लिखा है तो डेफिनेटली ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, पर आपका वोल्ट वो एक साइंटिस्ट का नाम था, ओके। इसको वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? इट इज़ द वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। सपोज करो एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके जाना, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। जैसे करंट को आई से डिनोट कर रहे होते थे, चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसी तरीके से ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? इट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड। इस चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क डन किया, इट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है उसको बोल रहे हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, पोटेंशियल। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, और याद रखना वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्क डन रिक्वायर्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, जो चार्ज आपके पास मूव किया। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से आप एनर्जी भी कभी आपसे पूछ ले तो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। ये निकालना है तो इस Q को इधर ले जाओ, एनर्जी निकालनी है तो इस चार्ज को इधर ले जाओ। तो कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वर्क डन निकालना पूछ ले तो चार्ज गुना पोटेंशियल कर दो, चार्ज निकालना पूछ ले तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। इस तरीके से इन तीनों की हेल्प से आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हो अगर आपको दो पता है, ठीक है। इसी की जो यूनिट है वो ये भी बन सकती है, इसकी V को तो आप मेजर कर रहे हैं वोल्ट के अंदर, ठीक है। V को मेजर कर रहे हैं वोल्ट के अंदर। जो ये वर्क होता है इसको एनर्जी की यूनिट होती है जूल। वर्क को मेजर करते हैं आप जूल के अंदर, और चार्ज को मेजर करते हैं आप कूलाम के अंदर। तो V की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। जो ये वोल्ट लिखा है, या तो वोल्ट ही याद रख लो या फिर आप जूल पर कूलाम भी याद रख सकते हैं। जूल पर कूलाम, जैसे जूल होता है पर कूलाम, ठीक है। जूल पर कूलाम भी वोल्ट की यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट है, और वोल्ट भी पोटेंशियल की यूनिट है, ओके, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसी में लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे और फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे। लास्ट इसमें है आपके पास डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो आपने ये वोल्ट इसकी यूनिट बताई है, इसको आपको डिफाइन करना है, ओके। डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने करंट की यूनिट को डिफाइन किया था, ऐसे ही इसको भी डिफाइन करना। अच्छा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे करंट स्केलर था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक है, कि 1 वोल्ट क्या होता है, या दूसरे वर्ड में ये आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट क्या होता है, या ये ऐसा भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी में। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से आपका क्या मतलब है, ठीक है। लिख लेना, मैंने बोल दिया है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से आपका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए वो तीसरा भी मैंने बता दिया आपको, एक बार मैं रिफिल कर लेता हूँ, इसमें हो गया है खत्म हो गई रिफिल। तो ये हमारे पास रिफिल कराया मैं, ये क्वेश्चन था डिफाइन 1 वोल्ट या डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा। तो देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। अभी वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही पढ़ा था ना भाई। 1 वोल्ट होने का क्या मतलब है, ये 1 कब आएगा, जब ऊपर वर्क डन भी 1 हो, जब नीचे चार्ज भी 1 हो। 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 आएगा भाई, या फिर आप 2 को 2 से डिवाइड कर लो कट के, तो 2 जैसे आपने लिखा ऊपर भाई, मैं तो 2 जूल लिखना चाह रहा हूँ और 2 कूलाम लिखना चाह रहा हूँ, कट के तो आना 1/1 ही है ना, तो ये वाला ले लो बस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता था, ऊपर क्या लिखा रहता था, वर्क डन, ऊपर क्या लिखा रहता था, वर्क डन, और नीचे क्या लिखा रहता था आपके पास, चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता था, ये कौन सा वर्क डन होता था, इस पे अगर हमने बात करी थी तो हमने बताया था एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। ये चार्ज तो यहाँ पर होता था बी पॉइंट पर, कहीं भी हो सकता है ए या बी पर। इस चार्ज को जब आप बी से ए पर मूव करा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ता था, ठीक है। अब मैं इधर देखिए क्या बोल रहा हूँ, मैंने वर्क की जगह क्या लिखा है, 1 जूल। आपको वर्क कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल का। चार्ज की जगह क्या लिखा है, 1 कूलम। तो जो लाइन मैंने इधर बोली थी उस चीज को देखिए, इस चार्ज को बी से ए पर मूव कराने के लिए सर्किट के अंदर जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उनमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए उस चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ता है, उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है बैटरी या सेल को, उसी को बोला जाता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब देखिए इनकी वैल्यू रख लेते हैं। अब की बार चार्ज की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा 1 कूलम का चार्ज, वर्क डन की जगह मैं यूज करूंगा 1 जूल का वर्क, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या बोलेंगे, किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट हम तब बोलेंगे जब किसी 1 कूलम के चार्ज को, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, ठीक है। किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट तब बोलेंगे जब उन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल की एनर्जी या 1 जूल का वर्क डन करना पड़े। तो आप बोलेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 1 वोल्ट का है। ओके, तो ये था आपके पास डिफाइन 1 वोल्ट। इसको लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is said to be 1 volt if, कब 1 वोल्ट कहेंगे, इफ आपको 1 जूल का वर्क डन करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए। इफ द सेल
have to do a cell have to do 1 joule of work done, 1 joule of work done in moving a 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge between those points, अगर सेल को उन पॉइंट्स के बीच में किसी एक कूलम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितने का था आपके पास, 1 वोल्ट का। ठीक है, सेल लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट के बीच का पूछा है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस है तो सेल वगैरह कुछ होगा। तो 1 कूलम के चार्ज को अगर मूव कराने में 1 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़े, 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट नहीं होता, ये बात हो गई थी। पानी का लेवल बराबर है तो अपने आप से पानी फ्लो नहीं करेगा, तो पोटेंशियल 2 जगह पे बराबर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए एक को हाई पोटेंशियल पे, एक को लो पोटेंशियल पे करना पड़ेगा, ताकि चार्ज हाई से लो की तरफ मूव करे और चार्जेस का एक डायरेक्शन में मूव करना ही करंट बनाए। तो करंट और पोटेंशियल में कहीं ना कहीं रिलेशन दिख रही है, और इसी रिलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक बार व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इस चीज़ को भी देखेंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उस चीज़ को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का ये हमारे पास सीन रहेगा। लेक्चर कुछ बड़ा हो गया, तो जो भी डाउट हो लिखते रहे। कुछ बच्चे डाउट्स अपने पूछ रहे हैं मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में ही वो लिख के भेज देते हैं, मैं उनके डाउट्स को वहीं पे ले लेता हूँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए बोल रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, क्लास लेंगे कभी ना कभी, आप अपने डाउट्स इकट्ठे करते रहें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।